नमस्कार दोस्तों, सृजन संवाद के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं जाने माने शायर डॉक्टर वीके शेखर साहब। आपका स्वागत है शेखर साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं संक्षेप में डॉक्टर साहब का परिचय देना चाहूँ। आप भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आपने कई विषयों पर अब तक कई पुस्तकें लिखी हैं। हाल ही में डायमंड बुक से आपका एक गजल संग्रह प्रकाशित हुआ है, पीढ़ियों के वास्ते हम आप जिम्मेदार हैं। इससे पहले देव प्रभा प्रकाशन से आपका एक गजल संग्रह प्रकाशित हुआ है, कब तक आखिर कब तक। तो दोस्तों, अब हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम और आप जानते हैं, आप पुलिस सेवा में रहे हैं और ये माना जाता है कि पुलिस सेवा में रहते हुए आदमी कई बार संवेदनाओं से दूर चला जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। हम जानना चाहेंगे कि साहित्य के प्रति आपका ये रुझान पुराना है या इसकी शुरुआत बाद में हुई? साहित्य के प्रति मेरा रुझान तो तब हुआ जब मैं अपनी पढ़ाई मैंने संपन्न कर ली जी। मैंने एमएससी किया है केमिस्ट्री में। जिस केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते रहे तो वक्त नहीं मिला कुछ और पर पढ़ने का। बेशक। जब जॉब में आ गए तब उसके बाद में साहित्य की ओर रुझान हुआ। मेरा स्वाभाविक था, क्योंकि उससे पहले मुझे वक्त नहीं मिल पाया था। पुलिस में एक ख़ास बात यह है कि ज़िंदगी जितने रंगों में, जितने शेड्स में पुलिस के सामने आती है, उतनी शायद मेरे विचार से किसी और विभाग की, किसी और कार्य क्षेत्र में कभी भी इतने रंग पुलिस ज़िंदगी देखने को नहीं मिलती। बेशक। और अगर उनकी जो अनुभूतियाँ हैं, अगर किसी तरह से उनको अव्यक्त मिल जाए तो अच्छा साहित्य रचा जा सकता है, मेरा मानना है। बेशक सर, बेशक। तो लेखन की शुरुआत आपने जो है सेवा में रहते हुए की या उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद? सेवा में रहते हुए की मैंने जी। और पहले मैं मूलतः गद्य लिखा करता था। जी जी। प्रमुखतः गद्य लिखा करता था, तो पद्य नहीं लिखता था मैं। और गद्य में मेरे कई लेख, कई शोध ग्रंथ पब्लिश हुए हैं और मुझे पीएचडी भी मिली है। बाद में पीएचडी भी की है मैंने। और मेरी एक पुस्तक पे भारत सरकार ने अवार्ड दिया है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड मिला है मुझे, भारत सरकार का है। बहुत खूब। जैसा आपने अभी बताया कि आपने लेखन की शुरुआत गद्य लेखन से की, उसके बाद आप कविता और उसमें भी शायरी के क्षेत्र में आपने अपनी अभिव्यक्ति को शुरू किया। तो मुख्य रूप से शायरी की तरफ आपका रुझान जो है ये कैसे हुआ? जी, जब सेवानिवृत्त होने के बाद मैं गाजियाबाद में रहने के लिए आया, मेरे बच्चे यहीं रहते थे, तो मुझे लोगों ने विभिन्न काव्य गोष्ठियों में बुलाया। उन काव्य गोष्ठियों में मैंने महसूस किया कि मैं गद्य नुमा कुछ पढ़ता हूँ तो लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना सुनने में और ना उनको उसको अप्रिशिएट कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कहा कि फिर उसको पद्य लिखता हूँ थोड़ा सा मैं। पद्य लिखने के लिए बाकायदा मैंने फिर हिंदी छंदशास्त्र और उर्दू छंदशास्त्र को समझा, अच्छी तरह से पढ़ा जाना उसको। उसके बाद मैं लिखना शुरू किया। जो भी कविताएँ, गज़ल, गीत, नज़्म जो लिखे हैं मैंने, वो सब छंदशास्त्र के अनुसार है। यानी आपने साहित्यिक आयोजनों की जरूरत को समझते हुए शायरी का आगाज किया, क्योंकि गद्य लेखन के साथ आप कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियां और जुड़ाव जो है वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। जी, गाजियाबाद में कई बार विभिन्न पदों पे पोस्टेड रह चुका हूँ जी। तो मेरे काफ़ी मित्र हैं यहाँ पर, तो काव्य गोष्ठियों में बुलाते थे मुझे। तो ये मुझे लगा कि मैं अपना जो बेस्ट दे नहीं पा रहा हूँ मैं, और गद्य पढ़ने में और सुनने में उतना अच्छा लगता नहीं है। और शायरी में ख़ास बात यह है कि एक शेर 2 लाइन का होता है और 3-4 शेर का, 4 शेर का की गज़ल होती है। जी जी। तो बहुत मुझे सटीक माध्यम लगा अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने, अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए बड़ा अच्छा माध्यम लगा मुझे। इसलिए मुझे सीखना पड़ा और मैंने प्रयास किया। मैं संतुष्ट हूँ कि जो इसमें जो मेरी प्रगति हो पाई। निसंदेह शायरी जो है एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है कविता की,
अभी आपका डायमंड बुक से गजल संग्रह प्रकाशित होकर आया है और हम आध्यात्मिक सृजन की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, बधाई देते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने इस संग्रह से एक गजल जो है आपका साझा करें हमारे साथ। जी, आध्यात्मिक सृजन का मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और बहुत सुना है इसके बारे में, और मैं आभारी हूँ कि मुझे इस पटल पर बुलाया गया। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा अपना मानना है कि जितना साहित्य के क्षेत्र में काम गाजियाबाद में हो रहा है, शायद उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में नहीं हो रहा होगा। लोग उसको माया नगरी कहते हैं, लेकिन मेरा जुड़ाव यहाँ की संस्थाओं से जब से हुआ, खासतौर से नाम लेना चाहूँगा अमर भारती का, ये प्रारंभ से ही मुझको इनवाइट कर रहे हैं। मैं जब लिखता भी नहीं था तब से इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि लोग अगर इनवाइट कर रहे हैं तो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मुझे लिखना चाहिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ अमर भारती का भी। संस्था मुझे बहुत प्रारंभिक दिनों से ही काफ़ी मुझे अपनापन मिला वहाँ पर, और मैं जो लिख पाया हूँ अब तक, तो उसमें गाजियाबाद की संस्थाओं विशेष तौर से अमर भारती का काफ़ी योगदान है। और मुझे लगता है कि इसमें आध्यात्मिक सृजन भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, और मेरी शुभकामना है कि और दोनों ही संस्थाएं प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ती रहें। और आपने अच्छा की मैं गजल सुनाऊं। स्वागत। एक आध गजल मैं पढ़ देता हूँ। ये गजल है माजी पे, माजी मीन्स पास्ट। स्वागत। अभी तक मुझ में जिंदा हैं कई संसार माजी के, बुला देते हैं कुछ तो आज भी किरदार माजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहुंच जाते हैं हम फिर लौट के गुजरे जमानों में, जुड़े हैं रूह से यारो अभी तक तार माजी के। वाह वाह। यही बेहतर है तुम उनको नजरअंदाज कर देना, कहीं राहों में मिल जाए अगर कुछ खार माजी। बहुत सुंदर। बहुत ही मुख्तसर है जिंदगी ये सोच कर यारो, बुलाकर हम चले आए सभी आजार माजी। फकत माजी नहीं है जिंदगी में और भी कुछ है, फकत माजी नहीं है जिंदगी में और भी कुछ है, निकलना ही हमें होगा कभी तो पार माजी। बेशक बेशक। मैं जैसा भी हूँ इसमें भूमिका कुछ आपकी भी है, मैं जैसा भी हूँ इसमें भूमिका कुछ आपकी भी है। उतर सकते कहाँ सब आपके उपकार माजी। बहुत सुंदर, बहुत। मैं जैसा भी हूँ इसमें भूमिका कुछ आपकी भी है, उतर सकते कहाँ सब आपके उपकार माजी। समय के साथ दुनिया में बदल जाते हैं सब, लेकिन समय के साथ दुनिया में बदल जाते हैं सब, लेकिन कहाँ बदले हैं शेखर आज तक किरदार माजी के। कहाँ बदले हैं शेखर आज तक किरदार माजी, कहाँ बदले हैं आज तक किरदार माजी के। वाकई एक पूरी तस्वीर आपने जो है अतीत की एक पूरी तस्वीर इस गजल के माध्यम से प्रस्तुत की है। बहुत सुंदर। शेखर साहब, हमें आपकी रचनाओं में दुष्यंत के जन सरोकारों वाली झलक जो है वो महसूस होती है। एक कवि लेखक आवश्यक रूप से चिंतक होता है, फिलोसोफर होता है, और सामूहिक रूप से जब हम अवलोकन करते हैं तो उसकी एक विचारधारा परिलक्षित होती है। उस विचारधारा का एक झुकाव जो है हमें दिखाई देता है, जैसा कि आपकी रचनाओं में जन सरोकारों वाली रचनाएं और आपका विचार और भाव जो है अभिव्यक्त होते हैं। आप अपने आप को जो है रचना से किसी विशेष समय में जोड़ पाते हैं, या कहीं भी रोजमर्रा के काम करते हुए भी आपके मन में ख्याल आ जाते हैं और फिर आप अपने उस भाव को जो है आगे बढ़ाते हैं? मेरा अपना मानना है कि दुनिया में हर चीज चल रही है, कोई चीज स्थिर नहीं जी। तो जो परिवर्तन आपके आसपास होते हैं, जड़ जगत में चेतन जगत में, वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और उसमें कोई बहुत जो ऐसे लम्हे होते हैं जो आपको अंदर तक आपको प्रभावित करते हैं, आपके दिल को, तो कोई उसमें इन लम्हात में शेर बनते हैं। जी। ये गजल पढ़ना चाहूँगा मैं। स्वागत स्वागत। हुआ जब शेर कोई अनकहा से,
हुआ जब शेर कोई अनकहा सा, मुझे लगता वो लम्हा जी लिया सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हुआ जब शेर कोई अनकहा सा, मुझे लगता वो लम्हा जी लिया सा। नई तहजीब का जलवा तो देखो, खुलेपन में वो लगता है बेवफा सा। वाह वाह। कमी मेरी बताता जब भी कोई, मुझे वो टोकना लगता दुआ सा। लजाते मुस्कुराते खिलखिलाते, लजाते मुस्कुराते खिलखिलाते, मिला मुझसे वो अवसर हमनवा सा। बहुत सुंदर। जो इंसान के हितों के काम करता, अल्टीमेटली वो याद आना है हमारी कोई शायरी इसीलिए है जी। जो इंसान के हितों के काम करता, वही जीवन को लगता जी रहा सा। बेशक। सफलता तो मिली तब तब शेखर, हुआ जब विश्वास जब जब सर दिया सा। वाह वाह, बहुत सुंदर, विश्वास जब भी सर दिया सा। बहुत सुंदर शेखर साहब। आप एक अरसे से गाजियाबाद में रह रहे हैं, आपने अभी बताया संवाद के दौरान। तो गाजियाबाद की साहित्यिक परिवेश के बारे में आपका क्या अनुभव है? इसे और कैसे बेहतर और समृद्ध बनाया जा सकता है, इस बारे में आपके मूल्यवान विचार हम जानना चाहेंगे। जी, मैं उत्तर प्रदेश के सभी कोनों में रहा हूँ और कई जिलों में एसएसपी, कई जिलों में एसपी रहा हूँ, डीआईजी रहा, 3 जिले जैसे। तो मेरा एक्सपोजर जो हुआ है, मुझे लगता है कि जितना सृजनकार गाजियाबाद में हो रहा है उतना शायद किसी एक और जिले में नहीं हो रहा होगा। मैं अलीगढ़ भी रहा हूँ, जो बड़ा केंद्र माना जाता है, लखनऊ रहा हूँ, कई जगह रहा हूँ इस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा साहित्य सृजन गाजियाबाद में हो रहा है और कई यहाँ पर साहित्यिक संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। और इसमें इनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, साहित्य की और यहाँ के लोगों की रचना धर्मिता को सुधारने के लिए मेरा अपना मानना है कि जो यहाँ के उस्ताद, शायर या स्थापित कवि लोग हैं, वो बाकी नए बच्चों को, नए लोगों को प्रोत्साहित करें, उनकी रचनाओं को में सुधार लाएं। और नए बच्चों से भी चाहूँगा कि कोई चीज़ अचानक नहीं आ जाती है, अभ्यास करने से चीज़ें अच्छी होती हैं, इम्प्रूव करती हैं। तो जो भी लिखें वो किसी अच्छे शायर को या किसी अच्छे कवि को दिखा लें और उनकी उसमें राय ले लें। और अमर भारती संस्था से भी मेरा अनुरोध ये है कि प्रवीण जी, आप उसके बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, तो उसमें इस बात को लाएं कि जो भी नए लिखने वाले हैं उनको वो अगर अपनी चाहें तो उनकी रचनाओं की समीक्षा हो और उनका मार्गदर्शन भी हो। यही मुझे लगता है कि इस वक्त यही आवश्यक है। इतना हो जाए तो गाजियाबाद के साहित्य के स्तर में बहुत सुधार होगा। बेशक शेखर साहब, आपका जो ये सुझाव है बहुत मूल्यवान है और हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि कार्यशालाओं का जो है नियमित रूप से आयोजन होना चाहिए, जिसमें नए लोग आपका उन्हें पहले बताया भी जाए किसी विधा के डिसिप्लिन के बारे में, उसके व्याकरण के बारे में, और उसके बाद उनकी रचनाओं का जो है संपादन भी हो। और इस प्रक्रिया को अगर नियमित रूप से किया जाता है तो निश्चित रूप से सुधार जो है वो दिखाई देगा और जो साहित्य सृजन है उसकी गुणवत्ता जो है वो बेहतर होती जाएगी। मैं अपने को प्रस्तुत करता हूँ कि किसी तरह की मेरे इस तरह से कोई इस कार्य में आवश्यकता हो तो मैं उपलब्ध हूँ। और मैं खुद मैं इतना नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना शेयर करने के लिए तत्पर हूँ मैं। और कोई अगर मुझसे मार्गदर्शन चाहेगा तो मैं उसको निराश नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी आपने गज़लों के अलावा नज़में भी कही हैं और छंद मुक्त रचनाएं भी कही हैं, कविताएं भी कही हैं। तो हम आपकी एक नज़्म जो है अपने दर्शकों के साथ जो है साझा करना चाहेंगे। मैं एक अनुरोध कर लूँ आपसे कि नज़्म निकालनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, मुझे कंठस्थ नहीं। जी जी, लेकिन एक गज़ल सुना लेते हैं तब तक उसको। बेशक बेशक बेशक। भले पैरों तले साहिल नहीं है, करें कोशिश तो क्या हासिल नहीं है। बहुत खूब। भुलाते जा रहे चटनी की लज्जत, भुलाते जा रहे चटनी की लज्जत, रसोई घर में जब से सिल नहीं। क्या बात है। उसी को ढूंढते हैं हम सभी में, जो अब तक हो सका हासिल नहीं है। वाह। वो कहते क्या करोगे वेद पढ़कर,
वो कहते क्या करोगे वेद पढ़कर, अकीदा उनका जो कामिल नहीं। गरजते मेघ है काली घटा है, गरजते मेघ हैं काली घटा है, गो चुप है आम जन गाफिल नहीं। बेशक बेशक, बहुत गरजते मेघ हैं काली घटा है, गो चुप है आम जन गाफिल नहीं है। खुशी के वास्ते दुनिया बनी है, खुशी के वास्ते दुनिया बनी है, दुखी रहने का कुछ हासिल नहीं है। बहुत सुंदर। खुशी के वास्ते दुनिया बनी है, दुखी रहने का कुछ हासिल नहीं है, जो अंदर है वही दिखता है बाहर, जो अंदर है वही दिखता है बाहर, नया कुछ और तो शामिल नहीं है। कमी हर शख्स में तुमको मिलेगी, कमी हर शख्स में तुमको मिलेगी, जहां में कोई भी कामिल नहीं। बहुत सुंदर। कमी हर शख्स में तुमको मिलेगी, जहां में कोई भी कामिल नहीं है। किसी गफलत में शेखर तुम मत रहना, किसी गफलत में शेखर तुम न रहना, कहाँ तूफान कहाँ साहिल नहीं। वाह वाह, किसी गफलत में शेखर तुम न रहना, कहाँ तूफान कहाँ साहिल नहीं। बहुत प्रेरक आपका गजल आपने कही है। अभी जैसे हमने देखा कि आपके 2 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं या कोई प्रकाशनाधीन कृति आपकी अगर है तो उसके बारे में हमें बताइए। जी, मेरे अभी 3 पुस्तकें जो है गजल, नज्म और गीतों पे आ रही हैं। अरे वाह। और ये प्रकाशक के पास पड़ी हुई हैं, और वो उनको मैं समझता हूँ कि अगर अक्टूबर में ना हुआ तो नवंबर तक में 3 और आ जाएंगे। बहुत। जब मैं गाजियाबाद में बताया, मैंने 17 में रिटायर हुआ था, और 17 और 18 लगभग बीत गया इसी में मुझे समझने में। मैंने जितना भी क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा पूरा, हिंदी का भी और उर्दू का भी, जो देवनागरी में छपा है उसको जी। और उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूँ, और इसलिए मैंने फिर उसके पढ़ने के बाद, समझने के बाद तब लिखना प्रारंभ किया मैंने। और इसमें मैं चाहूँगा कि मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा भूमिका रही है गाजियाबाद के साहित्यिक वातावरण की, विशेष तौर पर अमर भारती की मैं इसमें लिखित करना चाहूँगा। शेखर साहब, साहित्य सृजन परिपक्वता की मांग करता है, और आपने एक कार्य क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया, अनुभव प्राप्त किया, जीवन के तमाम अनुभवों को हासिल किया, शायरी के जो आपका डिसिप्लिन है, उसका व्याकरण है, उसको समझा, और उसके बाद आपने सृजन अपना जो है शुरू किया, लेखन शुरू किया। इसमें यही देखने में आता है कि जो जीवन के अनुभव हैं वो बड़ी समृद्धता के साथ जो है रचनाओं में अभिव्यक्त होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि नए लोग लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास जीवन का वो अनुभव नहीं होता जो वरिष्ठ लोगों के पास होता है, और एक अपरिपक्वता सी उनकी रचनाओं में जाहिर होती है। तो मैं तो ये मानता हूं कि एक जो है आपका परिपक्वता के बाद जब कोई आदमी लेखन के क्षेत्र में आता है तो वो बहुत अच्छा जो है लिख पाता है, कह पाता है। हम आपकी एक नज्म जो है सुनना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। जी प्रवीण जी, मेरा तो मानना ये है कि साहित्य तो मन की अनुभूतियाँ हैं, और इसके लिए परिपक्वता की उतनी ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति जिसके मन में कोई अनुभूतियाँ अगर उसकी गहन है तो वो कुछ लिखेगा, साहित्य होगा। अब उसमें उस साहित्य, उसका परिमार्जन तब होता है जब उसमें की वो अनुभूतियों को उसमें कला से समृद्ध करे, और वो कला सीखनी पड़ती है। वो विधा, हर एक विधा के अपने नियम होते हैं, उसका डिसिप्लिन होता है, उनको जानना, समझना और मानना पड़ता है, तब साहित्य के स्तर में सुधार होता है। अनुभूति तो जो गांव देहात में जो देखा मैंने लेडीज को गाते हुए, उनमें भी है, और जो बच्चे जो है आपस में कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, कुछ ऐसे गा के कह देते हैं, तो उसमें भी है। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा कला पक्ष भी उसका सुधारने का प्रयास कर लिया जाए, उन्हीं अनुभूतियों को, तो वो एक अच्छा साहित्य बन सकता है। एक नज्म में सुनाता हूँ आपको मैं। जी, स्वागत।
जवानों की शहादत पे मेरा सीना धड़कता है, जहां पर दुश्मनों के खात्मे का ख्वाब बनता है। मेरे कुछ प्रश्न हैं सबसे, जरा सोचे गहनता से। कई दिन से मेरे दिल में इनका गम खटकता है। बहुत सुंदर। सदा देता रहा है चीन धंधेबाज बस धोखे, सदा देता रहा है चीन धंधेबाज बस धोखे। कभी इंसानियत का वो कहाँ सम्मान करता है। जरा इतिहास को जाने, तनिक भूगोल को समझे, नहीं मालूम कि उसको चीन कैसे घात करता है। बिल्कुल। जवानों को निहत्ते भेजना कोरी हिमाकत थी, जवानों को निहत्ते भेजना कोरी हिमाकत थी। ये गम दिन रात मेरी रूह में तब से कर सकता है। समस्या को बिना समझे तो हल संभव नहीं यार। मेरा सच बोलना क्यों कर उन्हें अक्सर खटकता है। तरक्की देश की क्या हो जहां इंसान उपेक्षित है, तरक्की देश की क्या हो जहां इंसान उपेक्षित है। नवविकसित सोच जब होती अविकसित देश रहता है। मनुष्य तो बड़ी ताकत नहीं दुनिया में है कोई, इसे काम मिलता है सुरक्षित देश रहता है। वतन तो गांव से पाता सिपाही खाद्य सामग्री, बजट में गांव के हिस्से में तू तलछट पहुंचता है। शहादत की भला कीमत कभी कोई लगा पाया, दिखावे का गलत जज्बा मेरे दिल को अखरता है। बहुत सुंदर। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की नज्म है, बिल्कुल, लेकिन जो मन में आया मेरे, जो मुझे बहुत तीखा लगा वहाँ पर, तो लिखने की कोशिश की मैंने। लोग ये भी एक पक्ष जाने। नहीं, आपने बड़े जटिल से विषय पर ये नज्म कही है। हमारा जो देश है, पड़ोसी देश है चीन, और वो पिछले आपका आधी सदी से भी ज़्यादा समय से घात प्रतिघात सब जानते वाली हैं स्थिति बनाए हुए है। और 1962 में जो उसने आपका आघात हमें दिया, वो स्थिति आज भी बनी हुई है। और 1962 से पहले शुरू हो गया था। जी 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 जी। जबकि उसको जब वहाँ पर क्रांति हुई तो सबसे पहले उसको मान्यता देने वालों में भारत था उसमें। जी। और भारत ने हमेशा चीन को भाई कहा है। बेशक, लेकिन चीन ने हमेशा धोखा दिया है भारत को। और इसको समझना चाहिए, हमारे राजनेताओं को और हमारी जनता को समझना चाहिए कि चीन के लिए कोई एथिकल मोरल वैल्यूज नहीं है, केवल अपना हित देखता है। जी जी। वो किसी लिमिट तक जा सकता है, किसी भी लिमिट तक। एक सीमा से ज़्यादा हमें अपने इस पड़ोसी मुल्क पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो हमारे आर्थिक संबंध हैं और व्यापार हैं, उसको भी चीन के साथ हमें इस तरह से नियंत्रित तरीके से करना चाहिए कि हम उस पर डिपेंड ना हो, हम उस पर निर्भर ना करें। तो इस तरफ आपने जो है ये इशारा किया है। इशारा किया है मैंने इशारा ये इसलिए किया कि जब तक हम चीन को प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में बात नहीं दे पाएंगे, हमको चीन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपने युवा शक्ति को स्किल बनाना होगा, यहाँ व्यापार के अच्छे माहौल क्रिएट करना होगा। यहाँ हम कोशिश करें कि हमारा युवा जो है वो जो चीज़ प्रोड्यूस करे उसकी कीमत भी कम हो, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी हो और क्वालिटी अच्छी हो। जब तक इन क्षेत्रों में चीन से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमको चीन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और आपको बता दूं प्रवीण जी, मेरी जानकारी के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा चीन से ही होता है। हम केवल कभी कभी कहते थे फुजड़ी मत जलाइए और छोटी मोटी चीज़ें जो चीन से आ रही हैं वो मत लीजिए, लेकिन हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो चीन पर डिपेंड करती है। हम अक्सर रॉ मटेरियल चीन को भेजते हैं और फिनिश प्रोडक्ट वहाँ से लेते हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ मैन पावर तो हमारी सस्ती है, लेकिन स्किल नहीं। उसको स्किल करना होगा। और जब स्किल हम जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक एजुकेशन को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे हम, जब तक यहाँ बिजनेस का माहौल नहीं बनेगा, व्यापार का माहौल नहीं बनेगा, इंडस्ट्री का माहौल नहीं बनेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम चीन को मात देने की या उसके बराबर होने की ख्वाब, ये तो ख्वाब है, स्पेक्टिवली ख्वाब है, ये पूरा नहीं होगा। आपका सही जगह कोशिश करनी होगी। बेशक, आपका जो ये ऑब्जर्वेशन है और ये सही है। हमें, हमारी सरकारों को, हमारे समाज को इन सब विषयों को बहुत गंभीरता और ईमानदारी से देखने की जरूरत है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल माहौल बनाने का बिजनेस पे काम करना होगा। मुझे गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। दुष्यंत साहब का एक शेर जो है इस वक्त याद आ रहा है। वो फरमाते थे कि
मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हमें आपकी रचनाओं में, आपकी गजलों में, नज्मों में ये स्वर जो है वो सुनाई देते हैं और जन सरोकारों से आपकी रचनाएं हमेशा जो है वो उस दिशा में आपका अभिव्यक्त होती हैं। अन्य रचनाकारों के लिए आप, अगर नए रचनाकारों के लिए अगर कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो हमारे दर्शक जो है वो सुनना चाहेंगे। मेरा अपना मानना है कि अगर हम हमारे आसपास जो हो रहा, घटित हो रहा है, उससे आंखें मूंद लेंगे हम, तो ये साहित्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा, समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। जी जी। और जो नवागंतुक साहित्यकार हैं, उनको मेरा उनसे कहना ये है कि अपने आसपास देखिए, कहीं कुछ गलत हो रहा हो जो, और जिसमें सुधार पॉसिबल हो, उसको अपनी विषय बनाइए और मन की बातों को इस तरह लिखिए कि आपके मन की बात सबके मन की बात प्रतीत हो, सबको लगे कि ये तो हमारे लिए कहा गया या मैं कह रहा हूँ, तब उनका साहित्य स्वीकार्य होगा और उनको सफलता मिलेगी, उनका साहित्य का स्तर अच्छा होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि एक रचनाकार अपने समय और अपने समाज से कटकर नहीं रह सकता है, और अगर वो उससे विमुख होता है, अपने समय की आपका विषयों से, समस्याओं से, जन सरोकारों से वो विमुख होता है, तो उसकी रचनाएं भी जो है उस तरह से जीवंत नहीं हो पाती और उस तरह से वो प्रभावी नहीं बन पाती जी। हम आखिर में जो है आपकी एक रचना और जो है सुनना चाहेंगे। प्रवीण जी, मेरा कहना है, इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा मैं जी कि समाज, साहित्य जो है वो समाज के लिए दीपक होता, सब कहते हैं, दर्पण होता है। मेरा अपना कहना है कि दीपक, और ये समाज को दिशा दिखाने का काम भी करता है। और जिस देश का, जिस साहित्य, जिस समाज का साहित्य जितना ऊंचा होता है, ऊंचे स्तर का होता है, वो समाज उतनी प्रगति करता है। और मैं आपने एक बात उठाई थी सामाजिक सरोकारों की, तो अगर हम रीत काल में जाएं, रीत काल में जो रीत के कवि थे, जो पारंपरिक कवि थे, दरबार के कवि थे, उन्होंने कला पक्ष को तो बहुत अच्छा उन्होंने उठाया उसको, और शायद कला पक्ष की दृष्टि से उनका साहित्य बहुत ऊंचे स्तर का है। लेकिन वो बिहारी, वो साहित्य जो केसर बिहारी, वो साहित्य जो है जनप्रिय नहीं हो पाया। जनप्रिय हुआ तुलसी जी का साहित्य, जनप्रिय हुआ सूरदास का साहित्य, जनप्रिय हुआ कबीर का साहित्य, जिन्होंने तुलसीदास जी ने जो राम का चरित्र जो सामने लाए हैं, वो वाल्मीकि जी के राम से अलग है और एक लोकनायक है जी। तो जब तक आप परोक्ष रूप से कहा उन्होंने, सीधे तो नहीं कहा तुलसीदास जी ने, लेकिन जन समस्या को उठाया है। और इसी तरह से कबीर तो सीधे से खुल के बात करते हैं। तो जब तक साहित्यकार सामाजिक सरोकारों को नहीं उठाएगा, उसका साहित्य भले ही कला पक्ष से उसका बहुत अच्छा हो, लेकिन कुल मिला के वो साहित्य अच्छा नहीं माना जाएगा, जनप्रिय नहीं होगा। एक गजल आपने आदेश दिया है, तो मैं सुनाता हूँ कि शायरी होती क्या है। तो गजब है शायरी, इसकी अजब कुछ राह होती है। तो गजब है शायरी, इसकी अजब कुछ राह होती है, मेरी जब आह होती है तो उनकी वाह होती है। गजब है शायरी, इसकी अजब कुछ राह होती है, मेरी जब आह होती है तो उनकी वाह होती है। संवरना रोज पड़ता है, संवरना रोज पड़ता है, बिखर हम खुद ही जाते हैं। संवरना रोज पड़ता है, बिखर हम खुद ही जाते हैं, मगर सोचो तरक्की की इसी से राह होती है। बेशक मगर सोचो तरक्की की इसी से राह होती है। न रखना याद पड़ता सच, न होते झूठ के हैं पैर। न रखना याद पड़ता सच, न होते झूठ के हैं पैर। सदा झूठे को सच्चे से कसकती डाह होती है। डरो ना मुश्किलों से तुम, करो हिम्मत बढ़ो आगे। डरो ना मुश्किलों से तुम, करो हिम्मत बढ़ो आगे। जहाँ रास्ते नहीं दिखते वहाँ भी राह होती है। वहाँ भी राह होती है। बहुत सुंदर। डरो ना मुश्किलों से तुम, करो हिम्मत बढ़ो आगे। जहाँ रास्ते नहीं दिखते वहाँ भी राह होती है।
मुझे भी करने दो वो सब जिन्हें तुम करते थे अब तक, मुझे भी करने दो वो सब जिन्हें तुम करते थे अब तक, जवानी में बुढ़ापे की किसे परवाह हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी जो लड़ खड़ाओ तो करो कोशिश संभलने की, कभी जो लड़ खड़ाओ तो करो कोशिश संभलने की, निकलती कोशिशों से जो हंसी वो राह होती है। बहुत निकलती कोशिशों से जो हंसी वो राह होती है। प्रवीण जी, अंतिम दो शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा तो जो जी, स्वागत खुद हैं आप। जहाँ के वास्ते मैं है न मैं होता न कुछ होता, जहाँ के वास्ते मैं है न मैं होता न कुछ होता, सभी है फलसफे में से इसी से आह होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हराया मैं नहीं मुझको न मैं होता न गम होता, क्या बात है। हराया मैं नहीं मुझको न मैं होता न गम होता, बिना इसके न जिंदगी में चाह, बहुत खूब। बिना इसके न कोई जिंदगी में चाह होती है। हराया मैं नहीं मुझको न मैं होता न गम होता, बिना इसके न कोई जिंदगी में चाह होती है। शानदार, शानदार। आध्यात्मिक सृजन की जो ये एक प्रयास है, श्रृंखला है, सृजन संवाद, पीछे का एपिसोड आपने देखा होगा, डॉक्टर धनेंद्र सिंह सर के साथ जो है उनका साक्षात्कार हुआ। इस पहल को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये साहित्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम करेगी और साहित्य को प्रचारित प्रसारित करने में उसकी बहुत भूमिका है, बहुत उसका महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सकारात्मक कदम है और मुझे विश्वास है कि इससे इस काम को करते हुए साहित्य, जहाँ वो गाजियाबाद या आसपास के इलाकों की साहित्य सृजन में एक सक्रिय भूमिका निभाएगी, तो साथ ही साथ उसका अपना विकास भी होगा। मेरी शुभकामना है कि आध्यात्मिक सृजन ये दिन दुनिया रात चौगनी प्रगति करे, तरक्की करे और देश में नाम कायम करे। तो दोस्तों, ये था सृजन संवाद डॉक्टर वीके शेखर साहब के साथ। हम डॉक्टर वीके शेखर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को पुनः नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।